एलविश यादव के खिलाफ मुंबई में दर्ज शिकायत के बाद उसकी मुश्किलें कितनी बढ़ेंगी और कैसे बढ़ेंगी, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मशहूर क्रिमिनल लॉयर अली काशिफ खान देशमुख मौजूद हैं। काशिफ जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एलविश यादव के खिलाफ जो शिकायत दर्ज की गई है, मीरा भाईंदर पुलिस कमिश्नर को जो लेटर लिखा गया है, कितना दमदार आप इस शिकायत को मानते हैं और पुलिस से क्या उम्मीद है? देखिए, नोएडा पुलिस ने तो एफआईआर रजिस्टर कर लिया है। काफ़ी लोगों पर रजिस्टर किया है। एलविश का उसके अंदर नाम है। सेक्शन काफ़ी धाराएं लगी है, सेक्शन 48A, 49, 50 काफ़ी लगी है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से। लेकिन एक चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर देखोगे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के अलावा एनडीपीएस एक्ट के अंदर भी स्नेक वेनम जो है वो बैन सब्सटेंस है। तो एनडीपीएस एक्ट जो सीरियस एक एक्ट है, जो सेंट्रल एक्ट है, जो सेंट्रल मिनिस्ट्री ने इसको बनाया हुआ है, तो इसके हिसाब से भी एनडीपीएस एक्ट का भी सेक्शन लगना चाहिए इनके ऊपर ड्रग्स की तस्करी, क्योंकि स्नेक वेनम जो है वो बैन सब्सटेंस में आता है, यानी कि वो एक ड्रग्स है एक तरीके का। तो इनके ऊपर एनडीपीएस के भी एक्ट लगने चाहिए। और अभी जो फ्रेश एक जो एलिगेशन गया हुआ है मीरा भाईंदर पुलिस स्टेशन में जाने के, यानी कि थाने और मुंबई से जो कनेक्टेड पुलिस स्टेशन है वहाँ पे फाइल हुआ है, तो ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा मुंबई पुलिस से और थाने पुलिस से कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया जाए। और अगर इनका इस ड्रग्स में जिस तरीके से भी इन्वॉल्वमेंट है, तस्करी का हो या रखने का हो या बेचने का हो या यूज कंजम्पशन जो भी हो, कंजम्पशन भी एक बहुत बड़ा क्राइम है, बेचना तो बहुत ज़्यादा बड़ा क्राइम है। तो इनके ऊपर इसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और खुल के सामने आना चाहिए कि इनका इस चीज़ में क्या इन्वॉल्वमेंट है। तो ये सब चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं नोएडा पुलिस को भी रिक्वेस्ट करूँगा इस चीज़ के लिए कि उनको जल्द से जल्द हिरासत में लिया जाए। हिरासत में लेके जो है उनका फ़ोन सीज किया जाए, क्योंकि आज की तारीख में सब कुछ फ़ोन में ही अवेलेबल है। फ़ोन से पता चलेगा कि कितने कितने लोगों को कितने ड्रग्स बेचे गए हुए और इनका किस तरीके से कितना डीप इन्वॉल्वमेंट है एक तरीके का ड्रग्स नेक्सस चलाने के लिए। काशिफ जी, ये बताइए कि जो फैजान अंसारी ने जो शिकायत दर्ज की है उसके बाद में क्या इसमें एफआईआर दर्ज होने की चांसेस हैं, अगर है तो कौन कौन से सेक्शंस बनते हैं, उसमें कितनी सजा का प्रावधान? देखिए, सेक्शन 8 जो है एनडीपीएस का, वो बात करता है पनिशमेंट की, जो बात करता है ड्रग्स 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है: स्मॉल क्वांटिटी, इंटरमीडिएट क्वांटिटी और कमर्शियल क्वांटिटी। स्मॉल क्वांटिटी की सजा थोड़ी कम होती है, वो कंजम्पशन वगैरह के अंदर आती है। इंटरमीडिएट यानी कि उससे थोड़ा ज़्यादा लेकिन कमर्शियल से कम, उस पर थोड़ी ज़्यादा 10 साल तक की जेल होती है। और जो कमर्शियल क्वांटिटी यानी बेचने का जो आरोप लगता है, बिजनेस करने का आरोप लगता है, उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट फांसी भी हो सकती है। तो इस तरीके के जो एनडीपीएस एक्ट में हमारे जो प्राविधान है, वो प्राविधान के हिसाब से जो देखा जाए तो ये बैन सब्सटेंस है। अब ये बैन सब्सटेंस की क्वांटिटी कितनी है, किस तरीके से बेचा गया है, सेक्शन 29 लगने के चांसेस है। एनडीपीएस एक्ट एक बार अगर पिक्चर में आएगा तो, क्योंकि 29 एक तरीके से कॉन्स्पिरेसी की बात करता है, तो 29 अगर लग जाए तो इन सब के ऊपर एनडीपीएस एक्ट का भी एक एप्लीकेबिलिटी हो जाएगी। तो ऐसे में गिरफ्तारी भी हो सकती है? बिल्कुल गिरफ्तारी होगी, और ये सब नॉन बेलेबल ऑफेंस है। इसमें एंटीसिपेटरी बेल भी काफ़ी हद तक जो है वो चीज़ें जो है वो एप्लीकेबल नहीं है, मेंटेनेबल नहीं है। और अगर कोई फाइल भी करे इसके अंदर तो भी वो चीज़ें डिपेंड करती है कि उनके एक्सेप्शनल केसेस में क्या वो फॉल करते हैं। जैसे मैंने नोएडा पुलिस का एफआईआर देखा हुआ, एलविश यादव का क्लियरली उसमें नाम लिखा हुआ है। अगर उन्होंने नाम लिखा हुआ है तो सीधी सी बात है कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करके ही नाम लिखा रहेगा, बिना इन्वेस्टिगेशन के तो लिखा नहीं रहेगा। और इतनी रेप्यूटेड मिनिस्टर उनका नाम ले रही है अगर, और इतने कॉन्फिडेंटली बोल रही है कि हम बहुत वक्त से इनके ऊपर ध्यान और निगरान रख रहे थे, उसके बाद ट्रैप ले डाउन किया, ट्रैप के बाद उनको फंसाया, जो उनको जो है एक तरीके से एफआईआर उनके ऊपर किया गया हुआ है और उनको बहुत एक तरीके से ट्रैप किया हुआ है। तो इसके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है आप उनकी आवाज से देख सकते हो। मुझे ये बताइए कि अगर मुंबई या थाने में अगर ऐसी एफआईआर अगर रजिस्टर होती है तो क्या उन्हें पूछताछ के लिए भी आना पड़ सकता है? क्या पुलिस के मुश्किल सवालों का भी जवाब देना पड़ सकता है? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि अभी कंप्लेंट फाइल हुई है तो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन तो चलेगी। और ये इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन देश के किस किस कोने तक, कौन से पुलिस स्टेशन में जाएगी, ये भी अभी देखा जाएगा। एक एक्चुअली क्या होता है कि आजकल के जो सोशल मीडिया जो ट्रेंड चल रहा है पिछले 5-6 साल से या 10 साल से, ये एक्चुअली क्या होता है, ये अपना एक सिंडिकेट चला रहा है, स्पैमिंग और बुलिंग का और हरासमेंट का सिंडिकेट चला रहा है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग फिजिकल वायलेंस तो एक आज की तारीख में पुरानी चीज़ हो गई है। आज अगर आप इनके बारे में कुछ बात करो तो ये आपका सोशल मीडिया स्पैमिंग करेंगे। ये सब पेड कैटेगरीज वाले लोग हैं। ये फेक अपने अकाउंट्स चलवाते हैं, फेक अकाउंट्स चलवा के फेक अकाउंट्स क्रिएट करते हैं फैन बेस का, और जहाँ पे दिखाते हैं कि हम फैन है, जबकि कोई फैन नहीं होते, ये फेक अकाउंट्स रहते हैं। और ये एक तरीके से हैंडलिंग किया जाता है इनको एक जगह से। एक सिंडिकेट है बहुत बड़ा ये एक सिंडिकेट इतना, ये इस तरीके का सिंडिकेट है कि कोई इंसान अगर आवाज उठाए सोशल मीडिया पे, क्योंकि सोशल मीडिया आज की तारीख में सब जगह पे आवाज पहुंचाने वाली एक मीडियम, एक जरिया है। तो इस तरीके से गालियां देके, उनको अब्यूज करके, उनको थ्रेट देके, उनको मारने की धमकी देके इस तरीके से डरा दिया जाएगा कि इंसान जो है वो बैकआउट कर दे और सोचे कि मैं करूँ क्या। मैं यहाँ पे आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि एलविश यादव का जो पास है ट्रैक रिकॉर्ड वो क्या रहा है? क्या उन्होंने कभी इसके पहले किसी कंप्लेनेंट को डराया है, धमकाया? क्या वो इस तरीके से भी काम करते आए हैं कि कोई शिकायत करे तो उन्हें डरा दिया जाए, धमका दिया जाए? आपका क्या एक्सपीरियंस? बड़ा अच्छा सवाल किया है ये आपने राकेश जी, टाइम्स नाउ के थ्रू। ये बहुत स्ट्रांग और बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया हुआ है। मैं एक एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा। लगभग 2 साल पहले की बात है। मेरे एक क्लाइंट थे जिनका नाम है समीर,
और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। उनके नाम पे एल्विश ने रोस्टिंग वीडियो बनाया था। तब एल्विश जो है वो यूट्यूब वगैरह पे यही चीज़ करता था कि लोगों को गालियाँ देना, लोगों को रोस्टिंग करना, लोगों की मजाक उड़ाना। ये एक यंगस्टर माइंडसेट, टिपिकल चीप माइंडसेट वाला एक लड़का है जो लोगों को गालियाँ दे के, औरतों की इज्जत निकाल के, उनको गंदी भाषा यूज़ करके उनके नाम पे यूट्यूब वीडियोस व्यूज करवा के इनकैश करता है। यानी कि ये एक तरीके का इलिसिट बिजनेस है। और उस वक्त पे मेरे पास मेरे क्लाइंट आए थे। मैंने एल्विश के ऊपर धारावी पुलिस स्टेशन में 2 साल पहले कंप्लेंट भी फाइल किया था। मेरे पास आज भी वो कंप्लेंट रखी हुई है। मेरी सीनियर इंस्पेक्टर से बात भी हुई थी। सीनियर इंस्पेक्टर ने मुझे अश्योरेंस दिया था कि आप अपने क्लाइंट को स्टेटमेंट के लिए बुलाइए, हम वो कहीं पे भी हरियाणा में हो, किधर भी छुपा हो, हम उसको एफआईआर करके उसके ऊपर से उठवा लेंगे उसको। अब होता ये है कि सोशल मीडिया स्पैमिंग चालू, जैसे मैंने आपको बताया, यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे कंप्लेंट्स दिखाई जा रही है। खैर मेरा तो नाम लेने की उनकी हिम्मत है नहीं, तो मेरा नाम उन्होंने लिया नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पे बना बना के मुझे दिखाया जा रहा था, मुझे टैग किया जा रहा था बार बार उनके फैंस के थ्रू के ये देखिए हम फैन जाने जो बॉट्स हैं वो। एग्जैक्टली, जो बॉट्स है, नॉट फैंस, बॉट्स। ये देखिए हमने फाइल किया है, ये देखिए हम ये है। मुझे एमएलएस के स्टिकर दिखाए जा रहे हैं गाड़ी के ऊपर, मुझे अपने एडवोकेट के बारे में बताया जा रहा है कि मतलब एक तरीके से बेसिकली बोलना ये चाह रहे हैं कि एक डर। तो मैंने उसमें तो वो डर नहीं, मैंने तो उसमें और डबल एक्टिविटी मेरी चालू कर दिया। मैंने रेगुलर पुलिस स्टेशन से फॉलो किया, लेकिन उसमें हो क्या गया, अब खैर मुझे कानून का मतलब पता है, लेकिन जो एक आम इंसान है, जैसा मेरा क्लाइंट हो गया, वो उसको नहीं पता। वो एक आम इंसान है, वो अपनी मेहनत कर रहा है, अपना सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएट कर रहा है, उस पर वो अपना काम कर रहा है, अपनी मेहनत कर रहा है। वो इंसान डर गया। वो इंसान ने बोला कि भाई मेरे डैडी जो है वो हॉस्पिटल में, वो सीरियस है, वो बीमार है, मैं इस चीज में बैकआउट कर रहा हूँ, मुझे कोई कंप्लेंट नहीं करनी। यानी उस कंप्लेंट में आगे कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। वो सीनियर इंस्पेक्टर ने मुझे फोन भी किया, उन्होंने बोला भी कि आपकी स्टेटमेंट आप करवाइए, हम एक्शन ले रहे हैं उनके ऊपर कि इस तरीके का। इनफैक्ट मेरा ये भी प्लान था कि मैं आगे चल के पीआईएल फाइल करवा के इसके ऊपर एक प्रॉपर एक गाइडलाइंस लेके आओ कि सोशल मीडिया को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए। मेरा बहुत बड़ा प्लान था इसके। यानी जो कंप्लेंट था उसे अपने बॉट्स के जरिए डगा धमका करके शांत बिठा दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल डरा दिया गया। और आज भी यूट्यूब पे आप वो वीडियोस देखोगे, आप अगर समीर मार्क एंड एल्विश यादव अगर सर्च करोगे तो आपको दिख जाएगा किस तरीके से उनको गालियां, उनका टॉर्चर, उनको परेशान किया गया था, और उसकी वजह से कैसे उन्होंने बैकआउट किया था, क्योंकि उनके सोशल मीडिया पूरा गालियों से भर गया था। यानी अभी जो कंप्लेनेंट्स हैं, चाहे वो नोएडा के कंप्लेनेंट्स हो, चाहे वो मुंबई के कंप्लेनेंट्स हो, ये मोडस ऑपरेंडी फिर से रिपीट हो सकती है एल्विश की तरफ से? बिल्कुल पॉसिबल है ये चीज, बिल्कुल 100% पॉसिबल है। और आज तो जैसे कि बिग बॉस जीते हुए है ओटीटी, तो आज तो पता नहीं, उनको शायद ऐसा फीलिंग होता रहेगा कि आई एम ऑन द 9th क्लाउड। तो इस तरीके से जो इनका जो माइंडसेट है, ये माइंडसेट चेंज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लोगों को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, रॉन्ग कंटेंट, रॉन्गली इन्फ्लुएंस कर रहा है ये इंसान। और आप एक बात समझिए, आज की तारीख में हर किसी को पॉपुलर होना पसंद है, हर किसी को फेम चाहिए, लेकिन आप फेम अच्छे काम करके नहीं ले रहे हो। आप क्या कर रहे हो? आप औरतों की इज्जत उछाल रहे हो, आप किसी को गाली दे रहे हो, आप अपने बारे में गंदी भाषा यूज कर रहे हो, दूसरों के बारे में यूज कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? आप किसको इन्फ्लुएंस कर रहे हो? आप देश में क्या माहौल क्रिएट कर रहे हो? तो आपने सुना कि मुंबई के इन वकीलों को जिस तरीके से एल्विश यादव अपनी सफाई दे रहे हैं, अपने वीडियोस पोस्ट करके जितना वो पाक साफ बताने की कोशिश कर रहे हैं, फिलहाल इन आरोपों से उनका जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड जो सामने आया है टाइम्स नाउ नवभारत पर, इन आरोपों से उनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना पाक साफ नजर नहीं आता।